हेलो 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 हेलो। चलिए, बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से जुड़ जाइए हमारे साथ। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित बिंजुआ। हम कवर कर रहे हैं इतिहास। इतिहास में हम प्राचीन काल में आ चुके हैं। प्राचीन काल के इतिहास में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो प्राचीन काल के इतिहास में हम इसके पहले बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक। बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन मतलब हम स्रोतों के बारे में बहुत सारा अध्ययन कर चुके हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से इतिहास है, इसके बारे में हम जानकारी इसके पहले ले चुके हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें अब हम देखने वाले हैं हमारे प्रागैतिहासिक काल, है ना। हम बात करेंगे अब यहाँ से किसकी, है ना, ऐतिहासिक युग की, है ना, जिसमें अब हमारे कौन से प्रागैतिहासिक काल में हम बात करेंगे। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल की यदि यहाँ पर बात की जाए, है ना, प्रागैतिहासिक काल की हम यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर जो चीजें दिखाई देती है ना, चीजें जो दिखाई देती है वो किस आधार पर हमको दिखाई देती है ना, कि प्रागैतिहासिक काल जो है इसके भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ना। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहां पर भी हमको हम यहां पर बात करें कि साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साक्ष्य अर्थात क्या चीजें हो जाती है, ऐसी चीजें जो हमें प्रूफ देती है ना। सिंपल सी बात करें, प्रूफ यहां पर अवेलेबल नहीं है। प्रूफ कैसे है ना, कोई लिखित नहीं है, कोई भी साक्ष्य हमारे पास लिखित रूप में नहीं है। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक, इसमें जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रागैतिहासिक काल की यदि हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो केवल कहां से प्राप्त होती है, पुरातात्विक साधनों से। किससे? पुरातात्विक साधन। ठीक है। पुरातात्विक साधनों से ही हमें जानकारी यहां पर पता चलती है। ठीक है। ये ही इतिहास का आरंभिक काल, इसे इतिहास का आरंभिक काल कहा जाता है। इतिहास का ये क्या कहलाएगा, हमारा आरंभिक काल कहलाएगा। या फिर हम इसे ही क्या कह सकते हैं कि इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई थी, आरंभिक काल यहीं पर कहलाएगा। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल में यदि हम सिंपल से एकदम डायरेक्ट सीधे बात करें तो भारत में इसके निम्नतम साक्ष्य यहां पर मिलेंगे। बहुत कम साक्ष्य यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। लगभग हम यदि सिंपल सी बात करें तो ना के बराबर, यहां पर ना के बराबर हमको यहां पर साक्ष्यों के बारे में पता चलता है। ठीक है। तो हम सीधे इसके कुछ हिस्सों के बारे में बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से हिस्से आते हैं, तो पहला हिस्सा आता है हमारा, सबसे पहला, जिसको हम बोलते हैं पूरा प्रस्तर काल। जिसको हम बोलते हैं पूरा प्रस्तर काल, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, पूरा प्रस्तर काल या फिर पैलियोलिथिक एज। क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक एज या फिर पूरा प्रस्तर काल के रूप में इसे जाना जाएगा। यदि हम इसके समय काल की बात करें, ये बहुत ही पुराना समय है हमारा, जिसके 2,50,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है लगभग, जहां तक हमने इसके बारे में जानकारी निकाली है। और कहां तक चलता है, 10,000 ईसा पूर्व पर यह आकर खत्म होता है। ठीक है। यहां तक हमको इतने साक्ष्य मिले हैं, उस आधार पर हम इसको कह देते हैं। ठीक है। अब पैलियो का मतलब जो हो जाता है, जैसे यहां पर हमने बोला इसको पैलियोलिथिक है ना। अब पैलियोलिथिक जो है वो एक प्रकार का ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। जिसमें पेलियो का मतलब होता है, पेलियो जो है इसका मतलब होता है प्राचीन, पेलियो का मतलब हो जाता है यहां पर प्राचीन, और लिथिक का मतलब जो हो जाता है वो है पाषाण। तो पेलियोलिथिक प्राचीन पत्थर का काल, है ना, प्राचीन पत्थरों का काल। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि जो भी निर्माण होगा, जो भी निर्माण या
कोई कार्य जो भी होगा, कार्य होगा वो किस आधार पर होगा, ठीक है, जो भी कार्य होगा वो पत्थरों के साथ होगा, पत्थरों के साथ में होगा। यदि कोई निर्माण कर रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, पूरा पत्थर के आधार पर बताएंगे, ठीक है, या फिर अन्य चीजों के बारे में, यदि हथियार है तो उसके बारे में पत्थर, ठीक है। तो यहां पर जो जीवन था, यहां पर जो जीवन चल रहा था, ठीक है, तो जीवन मुख्य रूप से किस चीज पर निर्भर था, शिकार, ठीक है, जिसको आखेट भी बोलते हैं, आखेट बोल दो, आखेटक बोल दो, ठीक है। उसके अलावा खाद्य संग्रह पर, खाद्य संग्रह पर। यहां पर कोई स्थायी निवास नहीं था। स्थायी निवास की बात करें तो यहां पर नहीं के बराबर दिखाई देता है। कोई स्थायी निवास यहां पर आपको नहीं दिखाई देगा, स्थायी निवास यहां पर नहीं था, ठीक है। तो जीवन कैसा था, बहुत ही मुश्किल वाला जीवन यहां पर दिखाई देते हैं। यदि हम इस एज की बात करें, इस समय की बात करें, तो ये भारत में मानव के साक्ष्य, भारत में मानव के साक्ष्य नहीं मिलते, नहीं मिलते। भारत में इस समय पर मानव के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे संबंधित, है ना, उनसे संबंधित कुछ औजार यहां पर मिलते हैं, है ना, कुछ औजार यहां पर हमको मिलते हैं, जैसे हस्त कुठार हो गई, हस्त कुल्हाड़ी हो गई, स्क्रैपर हो गया, है ना, जो कृषि में, कृषि जैसे या मिट्टी खोदने के काम आ जाता है, ठीक है। तो स्क्रैपर, ऐसी कुछ चीजों के बारे में हमको मिलता है जिससे वो कुछ फसलें जो अपने आप उगा करती थी वो वहां पर उग आया करती थी और उसे काट लिया करते थे, ठीक है। ऐसे उपकरणों के बारे में यहां पर पता चलता है, ठीक है। और ये जो उपकरण हैं, जो उपकरण हमने जो बात करी, जो औजार, औजार बोल दो या उपकरण, ठीक है, बोल दो, या फिर हथियार, ठीक है, हथियार, ये सब उस समय की संस्कृति, उस समय की संस्कृति की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि पूरा प्रस्तर काल, पूरा प्रस्तर काल की विशेष सांस्कृतिक विशेषता हमें किन चीजों से पता चलती है, तो उस समय के औजार और उपकरणों के आधार पर हमको पता चलती है। उसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं है। मानव का साक्ष्य तो यहाँ पर मिलता ही नहीं है, ना कोई हड्डी, ना तो कोई स्केलेटन मिलता है, ना तो किसी प्रकार की अन्य चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं होता है, ठीक है। और पूरी तरीके से सामान्य पत्थरों के औजार, ये जो औजार हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य पत्थरों के, सामान्य पत्थरों के औजार यहाँ पर हमको मिलते, कोई पॉलिश वॉलिश नहीं, एकदम सामान्य रूप से टूटे हुए पत्थरों के औजार यहाँ पर हमको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हिस्सा आ जाता है हमारा मध्य प्रस्तर काल, मध्य प्रस्तर, मध्य प्रस्तर काल। मध्य प्रस्तर काल जो है वो लगभग 8000 से लेकर, क्योंकि साक्ष्य हमको मिलना चाहिए ना, उस साक्ष्य के आधार पर ही हम बात करेंगे, 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। अब बीच के 2 साल कहाँ रफू चक्कर हो गए, उस समय हमें कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती। कार्बन डेटिंग के आधार पर हम बात करें तो उस समय कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग से हमने जो पत्थरों के एज निकाली, यहाँ पर बात करो कार्बन 14 विधि से हम किसकी, जिसमें कार्बन पाया जाता है ना, कार्बन जिसमें पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधे इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग से हम पत्थर, औजार, कोई निर्माण कार्य है ना, इसके बारे में जानकारी हम निकालते हैं। यूरेनियम डेटिंग से हम बात करते हैं कि उससे किसी भी पत्थर या पाषाण या फिर किसी भी धातु या अन्य चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिसमें कार्बन होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु, पेड़ पौधे जीव, उनके बारे में जानकारी कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। पत्थरों के बारे में जानकारी यूरेनियम डेटिंग से निकाली जाती है, ठीक है। इसे ही उत्तर प्रस्तर काल, उत्तर प्रस्तर काल भी कहा जाता है। उत्तर प्रस्तर काल मतलब प्रस्तर काल का मतलब पत्थरों से संबंधित काल का ये क्या कहलाता है, बाद का क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि
ये पुरा और नवीन, है ना, पुरा और नवीन प्रस्तर काल के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है ना, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, मतलब इन दोनों को जोड़ेगा, है ना, पूरा प्रस्तर काल और नवीन प्रस्तर काल को क्या करेगा, एक दूसरे से जोड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर यदि बात करें, है ना, 8वीं शताब्दी यदि बात कर रहे हैं हम, तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये बना हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें जो औजार थे, औजारों की विशेषता के बारे में हम यहाँ पर इसको अलग से जानते हैं, इसलिए इसको अलग करा गया है। यहाँ पर जो औजार मिलते हैं, औजार सामान्य रूप से कैसे हो जाते हैं, लघु आकार में होते हैं, लघु आकार, है ना, कैसे होते हैं, लघु आकार में, मतलब छोटे छोटे आकार वाले यहां पर औजार और उपकरण दिखाई देते हैं। छोटे आकार वाले औजार और उपकरण यहां पर इस समय आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक लिथिक जहां पर भी आ जाए पत्थर से संबंधित है। ठीक है, माइक्रोलिथिक एज, है ना, माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है ना, माइक्रोलिथिक एज। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे, जैसे तीर कमान हो गए, है, तो तीर के छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे औजार, है ना, खुरपी और ये सब चीजें, है ना, इनका उपयोग यहाँ पर ज्यादातर किया जाता है। इस समय जो जीवन यापन था थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, जिसमें शिकार तो होता ही था, शिकार तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके अलावा मछली पालन, मछली पकड़ना, ये कुछ चीजें और इसके अंदर धीरे से शामिल हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा खाद्य वस्तुएं बटोरना बोल दो, या संग्रहण करना, है ना, या फिर इकट्ठा करके वो अपने घर ले जाते थे और वो वहां से खाया करते थे। मतलब कहीं पर भी आपको कुछ चीजें उगी हुई दिखाई देती है तो उनको अपने औजारों से काट लिया और ले गए। ठीक है, और शिकार तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ही था। ठीक है, उसके अलावा अंतिम चरण मतलब जब हम इस काल के अंतिम चरण में आ जाते हैं तो उस अंतिम चरण में यहां पर पशुपालन के साक्ष्य भी यहां पर मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य भी यहां पर आपको मिलते हैं, मतलब यहां पर अंतिम रूप से पशुपालन भी होना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो पशुपालन भी यहां पर शुरू हो चुका था। अब क्या हो जाता है, यहां से ये दूसरा था हमारा काल, अब तीसरा काल आ जाता है जिसको नव प्रस्तर काल बोलते हैं। कौन सा? नव प्रस्तर काल। ठीक है, नव प्रस्तर काल इसीलिए क्योंकि यहां पर जो समय काल था, है ना, जो समय काल था जो कहां तक आ जाता है, 4000 ईसा पूर्व के आसपास के बाद का काल कहलाता है ना। नव प्रस्तर काल 4000 ईसा पूर्व के बाद का काल यहां पर कहलाता है। अब यहां पर इसकी विशेषता यह है कि जो यहां पर औजार और उपकरण जो मिल रहे थे वो छोटे तो थे ही। जो मध्य प्रस्तर काल का विशेषता यहां पर हमने देखी, छोटे थे और पॉलिशदार थे। मुख्य विशेषता यह है, पॉलिशदार थे, मतलब यहां पर पत्थरों पर पॉलिश करके चिकने और उन्हें मजबूत बनाया जाता था। मतलब यहां पर घिस कर चिकना बनाना, है ना, उनको ठोस बनाना, ऐसी प्रक्रियाएं चालू हो चुकी थी। ठीक है, इसीलिए हम इस काल को क्या बोल देते हैं, हमारा ऐसा काल जिसके अंतर्गत क्या स्थिति बन जाती है कि वो पॉलिशदार पत्थर वाले नवपाषाण काल के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। तो ये हमारा है कौन सा काल, नव प्रस्तर काल के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसके सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करें
सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करें तो आपको पता है कि टोंस नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और कहां जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में जो टोंस नदी है ना, उसकी घाटी में इसके सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। घाटी में सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले तो 1860 में इसके साक्ष्य हमको वहां पर प्राप्त हुए, है ना। किसके, नव प्रस्तर काल के साक्ष्य हमको यहाँ पर प्राप्त हुए। उसके अलावा फिर बाद में धीरे 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 हमको और साक्ष्य मिलने लगे, ठीक है। फिर आगे जाकर हमको कर्नाटक में बेलारी क्षेत्र में मिले, ठीक है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में हमको इसके साक्ष्य मिलने लगे। फिर उसके बाद सिंध जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें, फिर बिहार क्षेत्र में, फिर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, यूपी के अन्य क्षेत्रों में, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर असम में। आंध्र प्रदेश और असम में हमको ऐसे साक्ष्य मिले, ठीक है, जिसमें पत्थर और औजार कैसे थे, हमारे पॉलिशदार थे। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, नव प्रस्तर काल, ठीक है, नव प्रस्तर काल, ठीक है। तो पुराने प्रस्तर काल की विशेषता क्या थी, सामान्य रूप से आखेटक और ये सब चीजें हुआ करती थी और वहां पर सामान्य रूप से शिकार किया करते थे। दूसरे काल में हम आए जब मध्यकाल में, ठीक है, उसमें औजार कैसे मिलने लगे, छोटे औजार मिलने लगे, छोटे छोटे औजार मिलने लगे, ठीक है, लेकिन पॉलिश उस पर नहीं थी। उन्हीं छोटे औजारों पे जब पॉलिश हो जाती है और अच्छी किस्म के ये होते हैं तो अब हम उसको क्या बोलते थे, नव प्रस्तर काल। मतलब जो पुराने औजारों की डेट हमको मिली यूरेनियम डेटिंग में, वो क्या थे, सबसे पुराने वो एकदम रफ शेप में थे, है ना, मतलब जो पूर्ण रूप से अच्छे से नहीं बने हुए थे, रफ थे, कोई पॉलिश नहीं थी। फिर उसके बाद बड़े बड़े औजार थे, मतलब एक बड़े से लकड़ा लिया, उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर बांध लिया और बस वो हथौड़े जैसा काम करने लगा, ठीक है। जब वो टूट के नुकीला हो गया तो हम उसको कुल्हाड़ी जैसा यूज करने लगे बस, है ना। फिर लेकिन मध्य में क्या आ गए, छोटे छोटे हथियार आ गए। फिर उन्होंने तीर कमान बना लिए तो तीर की नोक उन्होंने छोटी सी बना ली, ठीक है। फिर नव प्रस्तर काल आया तो उन्होंने तीर की नोक को चिकना कर लिया, है ना। उसके अलावा कुल्हाड़ी भी चिकनी कर ली, है ना। उस आधार पर हमारा ये नया काल शुरू हो जाता है, नव प्रस्तर काल, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे हमारा नया काल आ जाता है सीधे सीधे ताम्र पाषाणिक। ताम्र पाषाणिक ताम्र पाषाणिक काल, ठीक है। ताम्र मतलब सर्वप्रथम सर्वप्रथम धातु का उपयोग जो हुआ था, है ना, सर्वप्रथम जिस धातु के बारे में उन्हें पता चला वो कौन सी धातु थी हमारी, वो थी तांबा। तांबे के बारे में सर्वप्रथम धातु के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये हमारी धातु कौन सी थी, तांबा। उसके अलावा पाषाण मतलब पत्थर। जब इन दोनों का संयोग हुआ, इन दोनों के संयोग से जो आगे की सभ्यता निकली वही सभ्यता क्या कहलाई, ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहलाई, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था, कैलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक। इसको क्या नाम से जाना गया, कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक में क्या हो जाता है, जिसमें एक धातु जो कौन सी है, ताम्र या तांबा, और एक तरफ हो जाता है पत्थर। इन दोनों के सहयोग से हथियार और औजार बनाए जाते थे। हथियार प्लस औजार, ठीक है, प्लस उपकरण, ये सब बनाए जाने लगे तांबे और इन सब के आधार पर। और यहीं से हमारी एक और जो काल है उसकी शुरुआत यहां से हो जाती है, ठीक है। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, तांबे का यदि हम उपयोग की बात करें कि तांबा सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया था, तांबा सर्वप्रथम जब उपयोग किया गया था आज से 5000 ईसा पूर्व तांबे का उपयोग किया गया था। तांबे का उपयोग किया गया था इस समय काल के आधार पर।
चलिए, थोड़ी सी हमारी समस्या बीच में आ गई थी, समस्या को रिजॉल्व करते हुए हमने आगे तरफ बढ़ते। ठीक है, सिंपल सी बात करें कि हमारे जो समय काल था, तांबे का उपयोग कब किया गया? तांबे का उपयोग किया गया 5000 ईसा पूर्व के आसपास। यहाँ पर तांबे का पूर्व उपयोग शुरू हो चुका था और ये हमारी कैल्कोलिथिक एज यहाँ पर हमारी बन गई थी। ठीक है, ताम्र और प्रस्तर का उपयोग है ना, यदि हम सर्वप्रथम बात करें क्षेत्र के आधार पर कि कहां से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, है ना, कौन कौन से क्षेत्रों से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में, है ना, क्षेत्र किसके हैं? भारत के। हम तो भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत के क्षेत्रों में हम यदि बात करें तो दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान से इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान लगभग यही एक सेम क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र से ये मिलता है हमको। ठीक है, उसके अलावा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व भारत के क्षेत्रों से, मतलब दक्षिण पूर्व भारत मतलब ये भारतीय क्षेत्र है। यदि हम भारतीय क्षेत्र के बारे में बोले तो ये भारतीय क्षेत्र हो गया, तो उसमें यहां मध्य प्रदेश राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये महाराष्ट्र के इस वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में ये संपूर्ण क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व मतलब ये वाले क्षेत्र में, यहां पर हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए, है ना, इस प्रकार के साक्ष्य हमको निरंतर रूप से मिलते रहे। ठीक है, इसमें भी यदि हम आगे की तरफ बढ़े तो औजार और उपकरण, उपकरण और बोले तो हथियार उस समय कैसे बनाए जाते थे? छोटे छोटे होते थे, पॉलिश वाले होते थे, छोटे पॉलिशदार होते थे, प्लस उसके अंदर पत्थर प्लस धातु, पत्थर प्लस धातु, इन सबका मिश्रण उसके अंतर्गत पाया जाता था। ठीक है, तो हमें ये कौन से क्षेत्र से मिलता है? ये मिलता है हमको आहार क्षेत्र से। आहार क्षेत्र से हमको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न है कि ये आहार क्षेत्र क्या है और ये कहां से आता है? ये आपको बताना है कि आहार क्षेत्र जो है, आहार क्षेत्र, आहार क्षेत्र कहां आता है? सर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा आहार क्षेत्र कहां की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको मैंने 2-3 क्षेत्र बता रखे, 1, 2 और ये 3, तीनों क्षेत्र में आपको ढूंढना है कि आहार क्षेत्र इन तीनों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो बताइएगा, है ना, कि कौन सा क्षेत्र आहार क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उस आहार क्षेत्र में हमको मिलने लगी, क्या मिलने लगी? कुल्हाड़ियां, यहां पर हमको मिली कुल्हाड़ियां, चूड़ी, कुल्हाड़ियां, कुल्हाड़ियां मिली जो तांबे की बनी हुई थी। उसके अलावा चूड़ियां, चूड़ियों के साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा पतली चादरें, पतली चादर यहां से मिलती है, और अन्य औजार, अन्य औजारों के बारे में भी यहां पर साक्ष्य यहां पर मिलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये हमारी एक सभ्यता थी जिसमें, है ना, जिसमें हमने आहार क्षेत्र के बारे में बात करी। जो आहार क्षेत्र है, आहार क्षेत्र में हमको 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक साक्ष्य मिलते रहे। 1500 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य मिले। इसके बाद के साक्ष्य हमको दूसरी सभ्यता की ओर ले जाते हैं और वो दूसरी सभ्यता जैसे क्षेत्र के साक्ष्य होते हैं। यहां पर हमको मिली कुल्हाड़ियां। ठीक है, चलिए छोटे छोटे, देखो यहां पर भी स्थिति ये बता दूं कि यहां पर भी छोटे छोटे ही क्या क्या कहलाते थे? औजार होते थे। ठीक, उसके अलावा इसी सभ्यता के बारे में बात करें तो यहां पर हमको और भी साक्ष्य मिले, जैसे मिट्टी के, है ना, मृदा
मृद भांड बोलते हैं इन्हें, मृदा के मृद भांड, ठीक है, मतलब मिट्टी के बर्तनों का, है ना, हमको समुच्चय मिला। ठीक है, जो क्या होते, किस कलर के होते थे, काले, काले और लाल रंग के प्रमुख रूप से हुआ करते थे। काले रंग, लाल रंग के हमें मृद भांड यहाँ पर मिलते थे। उसमें से कुछ के ऊपर, है ना, सफेद सफेद रेखाएं पाई जाती थी, कुछ के ऊपर ज्यादा कोई डिजाइनिंग नहीं होती थी, सफेद रेखाएं उसके ऊपर सामान्य रूप से पाई जाती थी, सफेद रेखी आकृति वाले क्षेत्र हमको मिलते थे। उसके अलावा यदि अब हम आगे बात करें तो कुछ क्षेत्रों के आधार पर ही बात करते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र हमें मिले, कुछ क्षेत्रों में जैसे हम बात करते बिहार, एमपी, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इन क्षेत्रों से ठीक है हमको और भी चीजें मिलती है, और भी चीजें जिसके अंदर होता है तो जलपात्र, जलपात्र हो गया। ठीक है, कटोरे, जलपात्र मिलते हैं, कटोरे मिलते हैं। ठीक है, ये जो नवदा टोली स्थल है, नवदा टोली स्थल, नवदा टोली स्थल से हमें ये चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, अब आपको नवदा टोली भी बताना है, ये लोकेशन कहां पर है ना, सॉरी मैंने खुद नहीं बता दिया कि ये लोकेशन कहां पर है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही आती है, नवदा टोली वाली क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और इनसे लगा हुआ क्षेत्र जो नर्मदा के आसपास है उसे ही नर्मदा टोली क्षेत्र कहा जाता है। उसके अलावा, ठीक है, इसी क्षेत्र से, है ना, ये तीन क्षेत्र जो मैंने बताया, बिहार, एमपी और महाराष्ट्र, इसी क्षेत्र से, है ना, सर्वाधिक अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वाधिक अनाज के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, इसी क्षेत्र से हमें ज्यादातर प्राप्त होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, है ना, चावल, गेहूं, बाजरा, उड़द, दालों के बारे में भी हमको यहाँ पर मिलता है, मसूर हो गई, उड़द हो गई, मूंग, दलहन, मटर, बेर, अलसी, मतलब यहाँ पर कृषि के साक्ष्य हमको मिलते हैं। कृषि, क्योंकि कृषि होगी जब भी तो इतने सारी चीजें स्टॉक में होगी, है ना, और उनके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। यहाँ से अन्य चीजों के बारे में बात करें तो चावल के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब ये जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है, जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर चावल और मछली के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य सर्वाधिक मिलते हैं। इस आधार पर पता चलता था कि वहां मछली पालन, मछली पकड़ना बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था और मछली वहां पर पालते थे, और मुख्य भोजन क्या था, चावल मछली ही मुख्य भोजन था। और आज भी वो स्थिति वहां पर बनी हुई है कि उस क्षेत्र में हमें मछली और भात खाने को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा ये पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, पक्की ईंटों से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। यहाँ पर पक्की ईंटों के कोई भी साक्ष्य हमको नहीं दिखाई देते, बहुत कम जगह, कुछ जगह पर पक्की ईंटों के क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यदि पक्की ईंटों से संबंधित नहीं थे तो जो घर बनते थे वो कैसे बनते थे, घर बनते थे पत्थरों से, पत्थरों के जोड़ से, पत्थरों को जोड़ जोड़ कर एक क्रम में लगाया जाता था। उस आधार पर ही हमारे यहाँ पर क्या बनते थे, निवास स्थानों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब उसके अलावा और भी बात करें तो यहाँ पर मृतक संस्कार की अलग अलग प्रथाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो मृतक संस्कार के आगे भी प्रथाएं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मृतक संस्कार की अलग अलग प्रथाएं हमको दिखाई देती है। जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमको मिलता है अस्थि कलश, हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर अस्थि कलश के रूप में हमको यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, अस्थि कलश, है ना, जिसे क्या गाड़ दिया जाता था,
गाड़ा जाता था कहाँ पर, घर पर, घर में फर्श के नीचे इसे गाड़ दिया जाता था। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमें अस्थि कलश के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम, है ना, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत, मतलब दक्षिण और पश्चिम भारत, इस क्षेत्र में हमें पूर्ण शवाधान, पूर्ण समाधान के साक्ष्य हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब पूर्ण समाधान, उसके अलावा हमें आंशिक समाधान, मतलब पूर्वी भारत की बात करें तो आंशिक समाधान, है ना, आंशिक समाधान के साक्ष्य हमको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा शवाधान मतलब क्या कर देते हैं, कुछ उसमें ये कर दिया जाता, अस्थि कलश मतलब उनको जला दिया जाता था, शवाधान मतलब गाड़ दिया जाता था। ठीक है, आंशिक शवाधान मतलब उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया जाता था, उनको जीव जंतु खा लेते थे, फिर बचा हुआ हिस्सा क्या कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। ऐसे आंशिक शवाधान के भी हमको कुछ साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, यदि आगे की बात करें इस समय, है ना, इस समय के हम या किसकी बात करें, व्यापार, इस समय हम यदि व्यापार की बात करें तो राजस्थान का जो झुंझुनू क्षेत्र है, सीकर से झुंझुनू जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां से तांबे की खदानों के बारे में हमको पता चलता है, तांबे की खदानें, और इन तांबे की खदानों से ही, है ना, इन तांबे की खदानों से ही हड़प्पा सभ्यता तक भी क्या पहुंचाई जाती थी, तांबे की आपूर्ति कराई जाती थी। क्षेत्र का नाम है गणेश्वर, है ना, इस क्षेत्र से यहाँ पर खाने हमको सर्वाधिक मिलती है गणेश्वर से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तांबे के तीर के साक्ष्य हमको यहां से मिलते हैं। ठीक है, और यही तांबे के साक्ष्य हमको कहां पर भी मिलते हैं, हमें हड़प्पा में भी ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बंसियां मिलती है, तांबे की बंसियां, है ना, या बांसुरी, वो भी मिलती है, कंगन यहाँ पर मिलते हैं, छेनी मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और भी अन्य औजार यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, गणेश्वर का जो स्थान है इसका संबंध हड़प्पा से भी था। हड़प्पा को विकसित करने के लिए किसका, गणेश्वर नामक स्थान का भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से क्या किया जाता था, तांबा आयात किया जाता था। हड़प्पा में जो तांबा आयात होता था कहां से आता था, गणेश्वर से ही ये तांबा यहां पर आता था। ठीक है, और इसी से क्या हुआ, हड़प्पा का विकास हुआ। हड़प्पा का तो विकास हुआ, लेकिन ये सिर्फ आयात करता था, यानी ये आयात करता था, यहां से कोई वस्तु गणेश्वर नहीं भेजी जाती थी, याद रखिएगा, है ना, हड़प्पा से कोई वस्तु गणेश्वर नहीं भेजी जाती थी। ठीक है, सिर्फ ये आयात करता था, मतलब वहां से चीजों को बुलाता था, गणेश्वर यहां से कोई भी चीज को नहीं लेता था। इसलिए धीरे धीरे गणेश्वर क्षेत्र की महत्ता कम होती गई, और गणेश्वर क्षेत्र जो है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, वो धीरे धीरे क्या होता गया, खत्म होता गया। ठीक है, तो यहां पर जैसी हड़प्पा की नगर सभ्यता मिलती है हमको, वैसी नगर सभ्यता, है ना, नगर सभ्यता यहां पर विकसित नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि इसने हड़प्पा जैसा कोई भी विकास का कार्य यहां पर नहीं करा, है ना, मतलब यहां पर जो व्यवस्था है वो नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था किसकी है, गणेश्वर की। गणेश्वर में नगर जैसी सभ्यता नहीं मिलती है, और ये अविकसित रह गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। और हड़प्पा सभ्यता की नींव में ये जो खान क्षेत्र था, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए, यहां तक का हमारा ये वाला लेक्चर था। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जो हमारी सभ्यता कैसे विकसित होती हुई आ रही है। प्रागैतिहासिक काल हो गया, है ना, ऐतिहासिक काल हो गया हमारा। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल का प्रागैतिहासिक देख लिया, ताम्र पाषाणिक काल हमने देख लिया। अब हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, हम हड़प्पा की तरफ यहां से बढ़ जाएंगे कि हमारी हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ फैक्ट चीजें और आपको बता देता हूं कि कुछ फैक्ट चीजें और क्या है। ठीक है,
यदि हम बात करें तो इसके साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? यदि हम पूरी, है ना, पूरा प्रस्तर, कौन सी, पूरा प्रस्तर काल की बात करें तो इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं जम्मू कश्मीर से मिलते हैं, राजस्थान से मिलते हैं, यूपी से मिलते हैं, ठीक है, और एमपी से मिलते हैं। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। हम एमपीपीएससी को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। पूरा प्रस्तर काल की जो गुफाएं हैं हमको मध्य प्रदेश में कहां मिलती है ना? पूरा प्रस्तर की जो गुफाएं हैं वो कौन सी है? भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं वो एमपी में हमको मध्य प्रदेश में यहां पर मिलती है, ठीक है। और ये पूरा प्रस्तर काल की हो जाती है। मध्य प्रस्तर काल में शिकार करना, मछली पकड़ना, ये महत्वपूर्ण था, ठीक है। मध्य प्रस्तर काल से ही, मध्य प्रस्तर काल, ठीक है, मध्य प्रस्तर काल से ही किस चीज का विकास हो जाता है? मध्य प्रस्तर काल से ही पशुपालन के साक्ष्य हमको मध्य प्रस्तर काल से ही मिल जाते हैं, ठीक है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, है ना। प्राचीनतम साक्ष्य की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले, ठीक है, से मिलते हैं। और उसके अलावा ये राजस्थान में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें तो राजस्थान से भी इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पूरा प्रस्तर और मध्य प्रस्तर काल है ना, तो इनकी गुफाओं में हमको मानव चित्र देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका जो गुफाएं हैं, है ना, वहां पर 500 से भी अधिक, यदि भीमबेटका की हम यहाँ बात करें तो 500 से भी अधिक यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं, ये चित्र मिलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे शैलाश्रय यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो टोंस नदी क्षेत्र है उसमें नव प्रस्तर काल के साक्ष्य यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। पॉलिशदार पत्थर कुल्हाड़ियों का उपयोग इसमें किया जाता था। चावल की खेती, ठीक है, चावल की खेती के साक्ष्य यदि हम बात करें, चावल कृषि की यदि हम बात करें तो चावल की कृषि के बारे में यदि हमको जानकारी मिलती है तो वो कहां से मिलती है? इलाहाबाद के समीप हमको मिलता है कोल्डी हवा से यहां पर हमको क्या मिलते हैं? इस स्थान से हमें चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। नव प्रस्तर काल लगभग 2000 से 1000 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है ना। नव प्रस्तर का, ये नव प्रस्तर की बात कर रहे हैं, नव प्रस्तर काल की बात है ये। और नव प्रस्तर काल की यदि हम काल की बात करें, किस समय पे अधिकांशतः हमको साक्ष्य मिले तो 2000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिहार के छपरा में एक जगह है, बिहार का छपरा से एक और जगह है चिरांद, है ना। वहां से भी किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? नव पाषाण काल के, नव प्रस्तर काल के भी हमको यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा बहुत सारी संस्कृति के बारे में भी हमको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब नव प्रस्तर काल में ही सर्वप्रथम कृषि आरंभ हुई थी। आपको बता ही दिया मैंने कि कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? नव प्रस्तर काल से ही हमारी कृषि प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के कालखंड को ताम्र पाषाणिक काल कहा जाता है। 2000 से लेकर 8000 के खंड को हम बोलते हैं कौन सा? 800, 2000 से 800, 2000 से लेकर 800 ईसा पूर्व के कालखंड को हम बोलते हैं ताम्र पाषाणिक काल, ठीक है। शब्दों पे ना जाए, है ना, लिखे हुए पे, मतलब ताम्र पाषाणिक काल हम इसको
कहते हैं। ठीक है, याद हुआ। और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ चलते हैं, जो हम हर बार ही करते हैं, है ना। और मैंने आपको पिछला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसके मैं क्वेश्चंस बता देता हूं यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पिछले टॉपिक से हमारे यहाँ पर बन के निकल कर आ रहे हैं। तो हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था तो वो हमने देखा था मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत से हम चल रहे थे मध्यकाल से लेकर, है ना, आधुनिक काल तक। तो 3 मार्कर जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, ठीक है, तो उसके 3 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, तो 3 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहला हमारे पास सामने क्वेश्चन आ जाता है ना, कि फतहनामा किसने लिखा और क्या है ये फतहनामा, और यहां से किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो तारीख ए शेर शाही, है ना, ये क्या है, कौन सा ग्रंथ है, किसने लिखा और क्या था। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो अकबरनामा किस काल का है, किसने लिखा और इससे क्या जानकारी हमको मिलती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें पद्मावत के बारे में आप यहां पर बताइए। ठीक है, उसके अलावा अमीर खुसरो, ठीक है, उसके अलावा है अमीर खुसरो। सभी क्वेश्चन मैं निकाल के रखता हूं, वो आप लोगों के लिए ही मैं इतनी जद्दोजहद करके निकाल लाता हूं। उसके अलावा जो है सीधे सीधे नाम आ जाता है, क्या हमारे सामने आ जाएगा, और क्वेश्चन जो निकल रहे हैं इससे वो आ जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ये व्यक्ति कौन है और क्या करने भारत में आया था। ठीक है, उसके अलावा बर्नी, ठीक, किसके शासनकाल में आया, कब आया, उसने क्या बताया। ठीक है, और सर थॉमस रो। ठीक है, इन सब के बारे में आपको 3 मार्कर के रूप में बताना है। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन यहां से हमको मिलते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन मैं बता देता हूं, 5 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिंपल सा पहला क्वेश्चन यहां पर उठकर आता है, आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए किन साक्ष्यों पर निर्भरता है। किन साक्ष्यों पर निर्भरता है, किसके लिए, आधुनिक भारत बात कर रहे हैं, है ना। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए किन साक्ष्यों पर निर्भरता हमारी है, इसके बारे में आपको बताना है कि किन साक्ष्यों पर हम निर्भर करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए। दूसरा, विदेशी जो हमारे यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों के साक्ष्यों को इतिहास में शामिल करना कहां तक उचित है, मे भी हो सकता है उन्होंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दी हो, है ना, और कहीं सही भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने भारत के क्षेत्रों के बारे में बताया है। तो आपको ये थोड़ा सा मन से लिखने का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समराइज करना पड़ेगा टॉपिक को। ठीक है, तब जाकर ऐसे क्वेश्चन क्रैक हो पाएंगे, अन्यथा नहीं, है ना। अन्यथा ऐसे क्वेश्चन आपको क्रैक नहीं हो पाएंगे कि कैसे आप इसको क्या करें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि इन साक्ष्यों में हम क्या इनको शामिल करते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण को,
है ना, कि हम पूरे प्रूफ या साक्ष्य के साथ पर चलते, तो आपको इसको प्रूफ करके भी बताना है। ये 5 मार्कर के आपके सामने क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर के 3-5 मार्कर थे, है ना। अब जो आज हमने 5वां चैप्टर पढ़ा है ना, उसके 5 और 3 मार्कर के बारे में हम चर्चा आगे की तरफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की गाथा को चलाएंगे, जिसमें हम आ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे फैक्ट मैं आपको याद करवाने वाला हूं। जैसे लिख कर बताता हूं, जैसे बोर्ड पर चलता है, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा हूँ बस, बाकी तो पूरी चीजें क्या ही बोलूं मैं, है ना। सभी चीजें आपके सामने ही है ना। तो महत्वपूर्ण सेशन हमारा ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू निकालते चल रहे हैं टॉपिक के हिसाब से, सॉरी एमसीक्यू क्या, मेन क्वेश्चंस निकालते चल रहे हैं टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास केवल यहीं तक। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, बने रहिए मैथ माइंड्स के साथ में। हम यहाँ पर इतिहास को छान छान के निकालेंगे, है ना। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के लिए आप चिंता मत कीजिएगा। मैं आपको आखिरी में फिर से क्वेश्चंस बताऊंगा। सभी क्वेश्चन जितने भी है मेरे पास लिखे रहते हैं, पीडीएफ के जितने क्वेश्चन है वो सब आपके सामने एक लेक्चर में ले आऊंगा। इतने सारे क्वेश्चन हैं और इनको आप स्टडी करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।